गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में हम करेंगे सीए फाउंडेशन का फोर्थ पेपर का पार्ट बी, जिसका नाम है बीसी के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का चैप्टर नंबर 6। सर पार्ट ए में क्या है, इकोनॉमिक्स है, और पार्ट बी में क्या है बेटा, बीसी के है। आपको पता होगा फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर हैं और हम फोर्थ पेपर का पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं। सर कौन सा चैप्टर आज की क्लास में स्टार्ट कराओगे बेटा? हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 6। लोगों को मानना है बेटा ये चैप्टर सबसे मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है ये चैप्टर सबसे आसान है। इस चैप्टर में से कवरेज भी इंस्टीट्यूट अच्छी खासी दे रहा है। ये लगा लो 1 या 2 एग्जाम तो ऐसे गए हैं जिसमें अकेले चैप्टर से बेटा कम से कम 10 या 12 मार्क्स का पूछा गया है। ये ऐसा चैप्टर है बेटे, ध्यान से सुनना, जिसको एक बार कर लिया तो एक भी ऑब्जेक्टिव का नंबर नहीं कटेगा। इट मीन्स ये रटने का चैप्टर नहीं है, समझने का चैप्टर है। अगर आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसको समझा, पूरा ध्यान दिया, तो बेटा इसमें पूरे नंबर आएंगे और हमें एक भी नंबर खोना नहीं है। जैसा कि आपको पता है हमारा टारगेट 200 लेके पास होना नहीं है, हमारा टारगेट बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है, बॉर्डर लाइन पे पास होना नहीं है। जी सर, अब फटाफट आते हैं सर इस चैप्टर में करना क्या है। मेरी इंस्टीट्यूट से कंप्लेंट है ये चैप्टर सबसे लास्ट में दे रखा है बेटा। बेसिकली ये चैप्टर सबसे पहला होना चाहिए। बेसिकली सारी बीसी के पढ़ने से पहले सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर क्या बताता है, बिजनेस के अंदर जो टर्म यूज होती हैं, उन टर्म्स का मतलब क्या होता है, और कॉमनली जो चीज़ रूटीन में यूज़ होने वाली हैं उनका मीनिंग आपको पता नहीं होगा तो आप बिजनेस को कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा हमारे ऑफिस में आ गया, कॉमर्स के ऑफिस में आ गया, हम उसको बोलते हैं ला एक बार लेजर उठा के दे। बेटा उसको पता ही नहीं लेजर क्या होता है, वो हमारी तरफ देखने लगा। हमने कहा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देख के बताओ, एसेट साइड देख के बताओ, बेड डेट कितने, एक बार चेक करियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। वो पागल हो जाएगा, वो सोचेगा पता नहीं क्या अनाप शनाप इंग्लिश बोल रहे हैं। दिक्कत ही पता है कहाँ है, उसको इन टर्म्स का मतलब पता नहीं है। आप इन टर्म्स से हैबिचुअल हो चुके हैं। तो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे को पता होता है डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, एटसेट्रा। बट इससे कुछ एडवांस टर्म्स हैं जो बिजनेस के अंदर यूज़ होती हैं। वो बिजनेस की सारी टर्म्स आना हर कॉमर्स के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चैप्टर बेटा सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, हमारे लिए प्रैक्टिकली भी ज़्यादा रेलिवेंट है। जी सर, तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कॉमन जो बिजनेस में यूज होती हैं चीज़ें, टर्म्स जो यूज होती हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनका मतलब क्या होता है, ताकि हमें रटना ना पड़े और हमें समझ में आ जाए। जी सर, सभी बच्चे करते हैं स्टार्ट। चलिएगा, ये है जी पहला चार्ट आपका, इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में दे रखा है, गोल चक्कर है, बीच में देखिए क्या लिख रखा है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। आज की क्लास में सर आप क्या कराएंगे बेटा? आज की क्लास में आपको फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट की सारी टर्म्स सिखाऊंगा और नए के लिए सिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम आप सीखेंगे, जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएंगी। जी सर, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी करेंगे और उससे नेक्स्ट में हम बैंकिंग एंड अदर, मतलब ये जो चैप्टर हम 3 शॉर्ट वीडियो के अंदर करेंगे। 3 छोटी छोटी वीडियो होंगी और 3 वीडियो करने के बाद आपका बीसी के इस चैप्टर की हमेशा के लिए टेंशन मिट जाएगी। चलिए बेटा आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। सर इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है फिलहाल के लिए, इंट्रोडक्शन को, और इसके आगे फेसिट्स दे रखे हैं, पर्सपेक्टिव दे रखे हैं, उनको छोड़ दीजिएगा। इंट्रोडक्शन एंड फेसिट्स को छोड़ के पेज नंबर 4 पे आ जाइए, जो हमारा टारगेट एरिया है, जहाँ से क्वेश्चन आता है सीधा हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी ये रहा आपका टारगेट एरिया। फिनांस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट में कौन सी टर्म्स यूज होती हैं बेटा? बड़े ध्यान से समझना, जो ध्यान नहीं देगा वो सक्सीड नहीं कर पाएगा, वो रटना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहली डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर दे रखी है, एजेंट क्या होता है। सर आप कोई कीवर्ड बता सकते हो, जैसे हर टर्म का कोई कीवर्ड बता दो ताकि वो माइंड में सेट रहे। बेटा मैं हर डेफिनेशन का, हर टर्म का कीवर्ड बता दूंगा, इंटरव्यू में कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आपको क्विक रिकॉल करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। जब भी कोई आपसे पूछे एजेंट कौन, तो आप कहेंगे जो दूसरे के बिहाफ पे काम करे। दूसरा कौन, जो क्लाइंट के बिहाफ पे काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो एजेंट जैसे कोई पूछे आप तुरंत बोलेंगे जो दूसरों के बिहाफ पे काम करता है। ए पर्सन इज सेड टू बी एन एजेंट, ए फर्म इज सेड टू बी एन एजेंट व्हेन इट एक्ट, जब वो काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। किसके बिहाफ, तो क्या करना है, चाहे बाइंग कर रहा हो चाहे सेलिंग कर रहा हो, लेकिन हमें उससे मुद्दा नहीं है। जो दूसरों के बिहाफ पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन होगी बेटा ओवर। सर ये डेफिनेशन हमें यूं क्यों रटनी है क्या? जी नहीं, रटनी नहीं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव थोड़ी ना है, हमें समझनी है ताकि उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाए। दूसरा वर्ड है बेटा अमोर्टाइज क्या होता है बेटा? एसेट, आपको पता होगा एसेट को हम सीधा P&L में डेबिट नहीं कर सकते, उसको हम क्या करते हैं, डेप्रीशिएट करते हैं, क्योंकि वो एसेट कई सालों के लिए ली गई है। तो एसेट होती है डेप्रीशिएट, बट एक्सपेंसेस होते हैं अमोर्टाइज। एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं बेटा, या तो वो सीधा P&L में डेबिट हो जाते हैं, बट कुछ एक्सपेंसेस क्या होते हैं, 1 साल के लिए ना होके कई सालों के लिए होते हैं।
जैसे कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई थी, कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी के लिए सर्वे करवाया था, तो बेटा ये सर्वे 1 साल के लिए थोड़ी ना हुआ था। तो ऐसे खर्चे एक बार में अलाउड ना करके इनको कई सालों में P&L में डेबिट करते हैं, और एक खर्चा एक बार में ना आके ओवर द ईयर अगर आता है इसको अमोर्टाइज बोलते हैं। जैसे बेटा हमने कंपनी के सर्वे के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किए, तो ये 1 लाख रुपए सीधा P&L में डेबिट ना होके, 1 मिनट बेटा, सॉरी कोई फ़ोन था जो बीच में आ गया था, चलिएगा। हम जो जिक्र कर रहे थे वो था बेटा एसेट को हम करते हैं डेप्रिशिएट, और एक्सपेंसेस अगर एक बार में P&L में डेबिट ना करने हो, ओवर द टाइम अगर होते हैं उसको बोलते हैं अमोर्टाइज। तो डेप्रिशिएशन जैसा ही अमोर्टाइज होता है, जैसे डेप्रिशिएशन में धीरे धीरे खर्चा अलाउड होता है, ऐसे अमोर्टाइजेशन में भी एक्सपेंस एक बार में P&L में ना डल के कुछ टाइम में डाला जाता है। उसके बाद एक टर्म आती है एन्यूटी, जैसे वर्ड से पता लग रहा है बेटा एन्यूटी ड्यू लिख रखा है, एन एन्यूटी हुज पेमेंट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, हर साल के स्टार्टिंग में जो पेमेंट आपकी ड्यू हो जाती है उसको एन्यूटी ड्यू बोलते हैं। सर एन्यूटी क्या होती है, होमवर्क लिखी, ये बहुत आसान है, ये आप लोग कर सकते हैं। सर एक वर्ड होता है डेप्रिशिएट करना और एक वर्ड होता है एप्रिशिएट करना। डेप्रिशिएट होता है बेटा वैल्यू गिरना, और एप्रिशिएट होता है वैल्यू ऊपर जाना। आप 5 लाख रुपए की कोई चीज़ लेके आए थे, 2 साल आपने यूज़ भी कर ली और अब इसकी वैल्यू बढ़ के 7 लाख हो चुकी है, तो आप फटाफट सोच के बताएं वैल्यू डेप्रिशिएट हुई या एप्रिशिएट हुई। तो बेटा जो चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं, एप्रिशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्रिशिएशन। एप्रिशिएशन इज एन इंक्रीज इन वैल्यू। एक वर्ड जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, एप्रिशिएशन इंक्रीज इन वैल्यू, डेप्रिशिएशन डिक्रीज इन वैल्यू। एक एक वर्ड में आपको। एजेंट कौन, हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर, हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर, हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर। जी सर। अब वर्ड है बेटा आर्बिट्राज क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। आर्बिट्राज क्या है, आर्बिट्राज ये बहुत चालू लोग होते हैं बेटा, ये सिर्फ ये देखते हैं सेम चीज का भाव 2 मार्केट में क्या चल रहा है, एक मार्केट में थोड़ा सा सस्ता है, एक मार्केट में थोड़ा सा महंगा है, तो क्या करेंगे, एक मार्केट से खरीद के फटाफट साइमल्टेनियसली दूसरी मार्केट में सेल कर देंगे। सर नहीं समझ में आया, ये क्या करते हैं गोल्ड का भाव जैसे पता करते हैं, एक नेशन के अंदर गोल्ड चल रहा है 40,000, सेम गोल्ड दूसरी कंट्री में चल रहा है 41,000, 40,000 पे खरीदेंगे, 41,000 पे सेल कर देंगे। समझिए मेरी बात। कई बार ऐसा फर्क सेंसेक्स और निफ्टी में भी आता है। सेंसेक्स निफ्टी क्या होते हैं आगे बताऊंगा, ये 2 स्टॉक मार्केट हैं। कई बार किसी कंपनी के, रिलायंस का शेयर सेंसेक्स में चल रहा है 10 रुपये, निफ्टी में चल रहा है 11 रुपये। ऐसा हार्डली होता नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, रेयरली ऐसा होता है। तो ये आर्बिट्राज क्या होता है, एक स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है 10 रुपये रिलायंस का, एक स्टॉक मार्केट में चल रहा है 10.20, 10 रुपये 20 पैसे, तो उस टाइम पे एक से खरीदेंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। साइमल्टेनियसली सिंगल आइटम को एक मार्केट से खरीद के दूसरी मार्केट में सेल कर देना क्या कहलाता है, आर्बिट्राज कहलाता है। इससे आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। चांसेस हमेशा आर्बिट्राज में प्रॉफिट के ही होते हैं, क्योंकि तभी तो हम ऐसा करते हैं, लॉस के केस में तो हम ऐसा नहीं करते हैं। फटाफट अब तक जितनी चीज़ें करी रिवाइज कराओ। एजेंट कौन, जो दूसरे की बिहाफ पे काम करता है। जी सर। और एजेंट के बाद हमने अमोर्टाइज किया, जब एक्सपेंसेस को ओवर द टाइम अलाउड किया जाता है, एक बार में डेबिट ना करके कई सालों में डेबिट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अमोर्टाइज। एक्सपेंसेस के केस में ऐसा होता है, एसेट के केस में तो डेप्रिसिएशन होता है। एन्युटी मैंने आपको होमवर्क दे दिया था। एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन वैल्यू, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन वैल्यू। आर्बिट्राज क्या है, साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल। कोई पूछे आर्बिट्राज क्या है, साइमल्टेनियसली परचेज एंड सेल, ओवर। अब आता है एसेट क्या है बेटा, एसेट एक रिसोर्स है। एसेट क्या है बेटे, ध्यान से सुनो, एक रिसोर्स है जो फ्यूचर में क्या देगा, फायदा देगा। जो फ्यूचर में फायदा देता है उसको बोलते हैं एसेट। डेफिनेशन ओवर। एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स है जो फ्यूचर में हमें क्या देगा, बेनिफिट देगा, उसी को क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे 2 कीवर्ड थे, एक रिसोर्स और एक बेनिफिट। एक रिसोर्स और बेनिफिट। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो प्लीज इसको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। जी सर। अब सवाल आता है बेटे करंट एसेट क्या होती हैं और फिक्स एसेट क्या होती हैं, जो 1 साल के लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसको करंट एसेट बोलते हैं। हालांकि करंट एसेट की डेफिनेशन इतनी छोटी नहीं है,
पर ये डेफिनेशंस नहीं है, टर्म का मीनिंग बता रहे हैं बेटा। मीनिंग में और डेफिनेशन में फ़र्क होता है, ध्यान से सुनिएगा। कभी सोचो आप ये डेफिनेशन है, जी नहीं, ये डेफिनेशन नहीं, मीनिंग्स हैं, और मीनिंग और डेफिनेशन अलग अलग हैं। करंट एसेट की डेफिनेशन आप सीए इंटर के अंदर, सीए फाइनल के अकाउंट्स में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन आपको मिलेगी, पर यहाँ पे शॉर्ट में मीनिंग समझा रखा है ताकि बच्चों को एक बार मोटा मोटा मीनिंग समझ में आ जाए। करंट एसेट मीन्स क्या, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में लगभग कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। तो कीवर्ड क्या है, एक्सपेक्टेड टू टर्न इनटू कैश इन 1 ईयर, जो टर्न इन कैश, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी एक साल के अंदर अंदर, उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। सर फिक्स एसेट क्या, जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, लंबे टाइम के बाद जाके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम क्विकली सेल भी नहीं कर सकते, ऐसी एसेट को फिक्स एसेट बोला जाता है। करंट एसेट और फिक्स एसेट का बेटा आपको पहले भी पता था, बट आपको इंटेंजिबल एसेट का हो सकता है ना पता हो। इंटेंजिबल एसेट गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, फॉर्मूलाज हैं, आइडियाज़ हैं, ये सारे इंटेंजिबल्स नेचर के होते हैं। अल्टीमेटली एसेट होते हैं, पर इनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, इनको आप छू नहीं सकते, इनको आप देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। ऐसी एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल एसेट, तो आप क्या बोलेंगे, एसेट्स विच हैव नो फिजिकल सब्सटेंस, जिनका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता बट बेनिफिट जरूर होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। फटाफट चलिएगा आगे। अब आए बेटा आस्क ऑफर क्या होता है। आस्क ऑफर के साइड में आप लिख सकते हैं द लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू। बेटा दुकानदार जब चीज बेचता है तो क्या बोलता है, इससे कम पे मैं नहीं बेच सकता भाई। दुकानदार क्या बोलता है, कम से कम इतने रुपए में भाई साहब मैं बेच सकता हूँ, इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा। दुकानदार हमेशा लोएस्ट बताता है कि इससे कम, उसकी नज़र में क्या होता है वो प्राइस, लोएस्ट। तो आस्क ऑफर मतलब सेल ऑफर, साइड में लिख सकते हैं सेल। दो होती हैं स्टॉक मार्केट में रेट यूज, एक आस्क रेट होती है, एक बिड रेट होती है। आस्क रेट होती है बेटा सेल रेट, और बिड रेट होती है परचेज रेट। बिड रेट, परचेज रेट, परचेज किसको करना होता है, बायर को। तो बायर क्या बोलता है, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता, और दुकानदार क्या बोलता है, इससे कम पे मैं बेच नहीं सकता, इससे कम पे मैं सेल नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं आस्क रेट। और इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता, इसको बोलते हैं बिड रेट। जब कंज्यूमर जाके बिड लगाता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खरीद पाऊंगा, बिड रेट, परचेज रेट। सेल रेट क्या होती है, आस्क रेट। जी सर। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, एक केयरफुल रिव्यू करना, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एक लाइन में किसी कंपनी या किसी बिजनेस एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना क्या कहलाता है, ऑडिट कहलाता है। जी सर। नेक्स्ट चलते हैं मेरा बेड डेट क्या होता है। बेड डेट तो तुम्हें पता होगा बेटा, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और कोई बच्चा मुझे जो फीस मेरे पास आनी चाहिए थी और वो फीस मेरे पास ना आके बच्चा बोल देता है सर मैं फीस लेके भाग गया हूँ और उखाड़ लो जो उखाड़ना, मैं आपकी फीस नहीं दूंगा। इसको क्या, ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, बेड डेट हो गया। जो पैसा आना था पर नहीं आ पाया, इसको क्या बोलते हैं, बेड डेट बोलते हैं। जब हम बुक्स के अंदर इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बेड डेट, राइट ऑफ कर देना। तो फिलहाल हमें बेड डेट का मीनिंग समझना था, राइट ऑफ का मीनिंग नहीं। बेड डेट जो पैसा आना था बट नहीं आएगा, जो पैसा हमारे पास नहीं आया, इसको क्या बोलते हैं, बेड डेट बोलते हैं। जी सर। बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज स्टेटमेंट। किस चीज़ की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट को बैलेंस शीट बोलते हैं। पर ध्यान दें, ये पूरे साल को डिनोट नहीं करती, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करती है। जिस टाइम पे बैलेंस शीट बनाई गई वो उसी टाइम को रिप्रेजेंट करती है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी की क्या पोजीशन है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। तो याद करने का तरीका, एक स्टेटमेंट है। किस चीज़ की स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन की। किसकी फाइनेंशियल पोजीशन, किसी कंपनी या बिजनेस एंटिटी की। कब, एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पे। जी सर। बॉन्ड क्या है, अब वर्ड सुनते हैं, बॉन्ड क्या है। बॉन्ड सिंपल एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है, बस ये लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। कंपनी क्या करती है बेटा, बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड या डिवेंचर की बात होती है, लोगों से पैसा लेती है और वचन देती है मैं इतने सालों के बाद आपको ये पैसा वापस दे दूंगी। तो वो प्रोमिसरी नोट भी आपने +1 +2 में पढ़ा हुआ, क्या होता है, मैं वचन देता हूँ इतने पैसे आपको इतने टाइम के बाद चुकता कर दूंगा। जैसा होता है प्रोमिसरी नोट वैसा होता है बॉन्ड, बट बॉन्ड लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं। बॉन्ड लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं। जी सर। अब बात आती है बेटा बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू, अगर आपको बुक वैल्यू लिखा मिले तो इसका मतलब क्या है, यहाँ दो मीनिंग निकलते हैं बुक वैल्यू के। एक किसी एसेट को जितने पे रिकॉर्ड कर रखा बुक्स के अंदर, उसको भी बुक वैल्यू कह सकते हैं। और एक अगर बुक्स के अंदर जितनी एसेट्स हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी को अगर माइनस कर दें फिर जो वैल्यू आती है, कई बार इसको भी कंपनी की बुक वैल्यू बोला जाता है।
तो किसी एसेट की पर्टिकुलर वैल्यू जितने पे उसको रिकॉर्ड कर रखा है किताबों के अंदर उसको भी बुक वैल्यू बोल सकते हैं। पर कई बार ब्रॉडर टर्म में, बड़े टर्म में सारी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटी अगर घटा दें तो उसके बाद जो निकल के आता है उसको उस चीज़ की बुक वैल्यू बोला जाता है। सर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग होती है, हमेशा तो नहीं कहूँगा, 99% बेटा क्या होती हैं, अलग होती हैं। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो मार्केट वैल्यू होती है, बट हमने उसको किस रेट पर रिकॉर्ड कर रखा है उसको बुक वैल्यू बोला है। बुक किसकी, हमारी बुक्स के अंदर की बात होती है। ब्रेक इवन पॉइंट, BEP इसको बोलते हैं, कॉमर्स वाले बेटे लोग बहुत इसको यूज़ करते हैं। मैंने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगा के, अब मैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढूंगा, कितनी सेल करने के बाद कितनी आइटम मेरे बिकें कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाऊं। ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब मेरे 5 लाख के बराबर एग्जैक्टली मेरी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, तो मैं फिर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में क्या लाऊंगा। 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, जिस दिन 5 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे, अब तक मैंने कमाया नहीं, 5 लगाए 5 पाए, तो अभी तक मैंने कमाया नहीं है। क्या है ये, एग्जैक्टली इक्वल सिचुएशन है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ऊपर हम जितना जाते जाएंगे प्रॉफिट आता चला जाएगा। फिर कोई पूछे बेटा बजट क्या है, तो बजट क्या है, अब फटाफट बताऊँ। बजट ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी प्लान है, पास्ट का प्लान है, फ्यूचर का प्लान है। बेटा बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। किसके लिए, एक डिटेल्ड प्लान होता है कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से आएगी और हम खर्च कहाँ कहाँ करेंगे। हर घर में बजट बनाया जाता है बेटे, हर घर में बजट बनता है, और सैलरीड पर्सन तो बजट बनाते ही बनाते हैं। इतनी सैलरी आएगी तो खर्च कहाँ कहाँ होगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। स्टॉक मार्केट में 2 टर्म यूज होती हैं, बियर एक बुल, बियर और बुल। मैं वैसे क्लास में बता चुका हूँ, बियर जो भालू होता है, बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है जो यहाँ पे यूज कर रखी है। बियर अगर साइन बनता है, यह भालू आपको दिखा भी रखा है स्टॉक मार्केट के अंदर। बियर की एक नेचर, भालू की नेचर होती है, जिसको भी मारेगा दबा के मारेगा, दबा के मारेगा, ऊपर से नीचे दबाता है। तो जब मार्केट में प्राइस डाउन जा रहा होता है तो बियर का साइन आता है। मार्केट में प्राइस लगातार गिर रहे हैं तो क्या है, बियर मार्केट है, बियरिश मार्केट है। और बुल जो सांड होता है बेटा, वो नीचे से उठा के ऊपर फेंकता है। सांड की कभी देख लेना आप क्या करेगा, नीचे से उठाएगा और ऊपर फेंकेगा। तो बुलिश मार्केट का मतलब क्या है, बुल का अगर साइन आता है तो इसका मतलब मार्केट में अप है तो बुल, और डाउन है तो बियर। जी सर, बेस प्राइस इतने प्राइस है, 100 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, ऊपर कितना भी जा सकता है, इसके नीचे नहीं आ सकता बेटा। जहां से ट्रेडिंग स्टार्ट, जिस प्राइस पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इसको बेस प्राइस बोला जाता है। किसी सिक्योरिटी का वो प्राइस जिससे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उसको क्या बोलते हैं, बेस प्राइस बोलते हैं। फिर एक टर्म आती है बास्केट ट्रेडिंग। क्या है बास्केट, पूरी आप कई बार सब्जी मंडी में गए हो बेटा, वैसे तो आलू मिलते हैं जैसे 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। फिर कई बार वो ऐसे बोल देता है 50 के सारे, 50 के सारे, ऑप्शन दे दिया 50 के सारे, एक बार में सारे उठा ले। लॉट में सेल करना क्या कहलाता है, बास्केट ट्रेडिंग कहलाता है। एक फैसिलिटी है जो इन्वेस्टर्स को दी जाती है कि आप अपनी सारी सिक्योरिटीज़ को एक सिंगल टाइम में सेल या बाय कर सकते हैं इन वन गो के अंदर। इसको बोलते हैं बास्केट ट्रेडिंग। बियर मार्केट आपको पता है जहां प्राइस कॉन्स्टेंटली डाउन जा रही है। बियर मार्केट क्या बेटा, जहां प्राइस कॉन्स्टेंटली डाउन जा रहे हैं। अब आया बदला, क्या होता है बदला। देखो इन चीज़ों का मतलब समझ में आने के बाद फिर हमें फ्यूचर में बार बार इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली स्टॉक और शेयर मार्केट में जब कोई चीज़ डन होती है, मैंने बाय किया, आपने सेल किया, चीज़ डन होगी, अब डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी को बोलते हैं सेटलमेंट होना। अगर सेटलमेंट बेटा, हर चीज़ का सेटलमेंट होने का एक टाइम होता है, T+2। जैसे आज ट्रांजैक्शन हुई है तो 2 दिन के अंदर इसको सेटलमेंट कर दिया जाता है। पर अगर कोई ट्रांजैक्शन सेटल ना करके नेक्स्ट पीरियड में डेफर कर दी जाती है, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो तो चुकी है पर इस पीरियड में वो सेटल नहीं हो पाई, अगर इस पीरियड में सेटल ना होगी, इसको नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है ताकि आगे उसकी सेटलमेंट की जा सके। इसको बदला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बदला। अब बदला क्या मतलब समझेंगे, एक ट्रांजैक्शन जो हो तो चुकी है बट सेटलमेंट नहीं हुई है, डिलीवरी नहीं हुई है, उसको यहाँ से नेक्स्ट सेटलमेंट पीरियड के अंदर ट्रांसफर कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर देना, क्या कहलाता है, बदला कहलाता है। इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे हम हमारी क्लासेस के दौरान, कोई इशू नहीं है। तो बदला सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना था, इसके आगे नहीं पढ़ना था। अब ब्लू चिप क्या होती है, ब्लू चिप एक बहुत अच्छी टर्म है। ब्लू चिप एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में नाम है, फॉर एग्जांपल सीए सॉल्यूशन। ब्लू चिप्स शेयर्स ऑफ उस कंपनी के शेयर जो लार्ज है, वेल एस्टेब्लिश है, फाइनेंशियली साउंड है, बड़ी मजबूत और संगठित कंपनी के शेयर्स को ब्लू चिप शेयर बोलते हैं। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त होता है, इनमें लॉस नहीं दिखता, फ़ायदा ही फ़ायदा दिखता है। इसलिए जो शेयर्स लगातार फ़ायदा देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लू चिप शेयर बोलते हैं। ब्लू चिप,
जी सर। सर बीटा क्या होता है? अगर कोई हम जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे सीए इंटर में और वर्ड आए बीटा, बीटा से हम क्या समझें? बीटा एक रिलेशनशिप का, बीटा एक मेजरमेंट है। किस चीज़ का मेजरमेंट है? स्टॉक के अंदर कितना सेल और परचेज, स्टॉक की शेयर्स की डिमांड और सप्लाई में कुछ फर्क आता है तो उसकी प्राइस में कितना फर्क आएगा। ध्यान से देखिए बेटा, ये एक मेजरमेंट है। किस चीज़ का? रिलेशनशिप का। किन दो चीज़ों का रिलेशनशिप? प्राइस का और स्टॉक मूवमेंट का। स्टॉक के मूव होने से, शेयर्स के मूव होने से, सेल या बाय करने से उसके प्राइस में क्या फर्क आता है। इतना मूवमेंट अगर किया तो इससे प्राइस में कितना फर्क आएगा, इसको क्या बोलते हैं? बीटा। तो कोई पूछा आपसे बीटा क्या है? बीटा एक मेजरमेंट है। किस चीज़ का मेजरमेंट? रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप किन चीज़ों का? दो चीज़ों का। क्या? एक प्राइस और एक गुड्स का मूवमेंट, स्टॉक मार्केट का मूवमेंट। स्टॉक मार्केट के मूवमेंट की वजह से शेयर मार्केट के प्राइस में कितना फर्क आता है, इसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। आस्क रेट करते टाइम मैंने बिड रेट बता दिया था। बिड रेट के साइड में लिख सकते हो बेटा आप क्या? परचेज रेट। आस्क रेट क्या होता है? सेल रेट। बॉन्ड हम कर चुके थे, ब्रोकरेज फर्म, ब्रोकर हम ऊपर कर चुके हैं। बुल मार्केट, बियर मार्केट मैंने बताया था, तो बुल मार्केट ऑटोमेटिकली आपका हो चुका है, इस पे होमवर्क लिख लीजिएगा। अब पढ़ेंगे बिजनेस डे क्या है। हम शेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये सारी जो ऊपर आ रही हैं, ब्रोकर है, बुल है, बियर है, ये सारी क्या है बेटा? सिक्योरिटी मार्केट की टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बिजनेस डे क्या है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर बेटा जो काम होता है, जिसमें हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे नहीं होती। तो मंडे टू फ्राइडे तक का जो टाइम है, जहाँ जिसमें स्टॉक मार्केट ओपन होती है, इसको बिजनेस डेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिजनेस डेज। जी सर। बिड एंड ऑफर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आया बोनस क्या है। बोनस क्या है? बोनस शेयर्स की टर्म में बोलेंगे, क्योंकि हम सिक्योरिटी मार्केट पढ़ रहे हैं। जब एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मैंने रिलायंस कंपनी के 100 शेयर ले रखे हैं, रिलायंस कंपनी में खुश हो गए, जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स थे उनको कुछ शेयर्स फ्री में दे दिए। ये रेशो में दिए जाते हैं, जैसे 1:1। 1:1 का मतलब है एक शेयर के बदले एक फ्री मिलेगा। तो मेरे पास 100 शेयर थे, मेरे पास कितने फ्री आ जाएंगे? 100 शेयर मेरे पास क्या आ जाएंगे बेटा? फ्री आ जाएंगे। सर 2:1, 2 शेयर्स के बदले में एक शेयर फ्री मिलेगा, तो अब मेरे पास कितने आएंगे? 50 आएंगे। तो बोनस शेयर क्या? एक फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर है, जिसमें हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता, कंपनी अपनी मर्जी से हमें फ्री शेयर अलॉट करती है। इससे कंपनी का कैपिटल का नंबर तो बढ़ जाता है, पर रियलिटी में उसकी कैपिटल नहीं बढ़ती, क्योंकि नंबरिंग बढ़ी है, कंपनी के पास पैसा थोड़ी ना है, इसलिए इसको बोला जाता है बोनस शेयर, फ्री अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सर किसके प्रोपोर्शन में दिए जाएंगे? जितने आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है उसी की प्रोपोर्शन में आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, कंपनी अलॉट करती है, शेयर होल्डर को मिलते हैं, इसको बोनस शेयर बोला जाता है। नेक्स्ट बेटा बुक क्लोजर क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक क्लोजर क्या होता है? वो पर्टिकुलर टाइम जिसमें कंपनी की बुक्स को बंद कर दिया जाता है, कंपनी के रजिस्टर्स को बंद कर दिया जाता है। सर ऐसा क्यों? कंपनी के रजिस्टर बंद क्यों किए जाते हैं बेटा? डिविडेंड, जब कंपनी फायदा डिविडेंड बांटती है, तो डिविडेंड बांटने से पहले उसको पता होना चाहिए मेरे शेयर होल्डर कौन कौन है। तो शेयर होल्डर के रजिस्टर को अपडेट करने के लिए, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर को अपडेट करने के लिए कुछ टाइम के लिए रजिस्टर क्लोज कर दिए जाते हैं, इसको बुक क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक क्लोजर। जब कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को, रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन? शेयर होल्डर का रजिस्टर को क्लोज कर देती है। अब कोई नया पुराना की बात नहीं करेंगे, एक बार सारा रजिस्टर अपडेट कर लेंगे ताकि सही बंदों को डिविडेंड दिया जा सके, इसको बुक क्लोजर बोला जाता है। देखिएगा क्या लिख रखा है, डेट बिटवीन विच ए कंपनी कीप इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर देती है फॉर क्या करने के लिए? अपडेटिंग करने के लिए, ताकि डिविडेंड की पेमेंट की जा सके। अब नालायक बच्चे ध्यान सुने, सर ये रजिस्टर जो बंद कर दिया हमने, ये डिविडेंड बांटने के बाद करना है या पहले करना है? अरे बाद में नहीं करना, प्रायर करना है। हमेशा डिविडेंड बांटने से पहले आपको रजिस्टर क्लोज करना होता है, जिसको बुक क्लोजर बोला जाता है। फिर से ब्रोकरेज आया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बुल आया, बुल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बुल इट मीन्स क्या है? हायर प्राइस, प्राइस में क्या जाएगा? अप जाएगा, इसको बुल बोलते हैं। बिजनेस करेंगे तो बेटा रिस्क तो होगा ही होगा, जॉब में रिस्क नहीं होता, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में रिस्क होगा। तो ये एक इनहेरेंट होता है, जन्मजात होता है, इनसेपरेबल होता है। बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क नहीं है तो फिर बिजनेस कैसा? सीधी सी बात है। सर बायर कौन होता है? ये चुट्टू मुट्टू जो डेफिनेशन बेटा, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं। बायर कौन होता है? वो सिक्योर, सर वो वैसे तो हमें पता है बायर कौन होता है, स्टॉक मार्केट में बताओ बायर कौन होता है बेटा? जो ऑर्डर प्लेस करता है, मुझे शेयर्स चाहिए, तो कौन है? बायर। अब आप बात आती है बेटा कॉल ऑप्शन क्या है और पुट ऑप्शन क्या है। कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, और जिस ऑप्शन पे, जिस प्राइस पे डील होती है उसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। सबसे पहले कॉल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन से ही यहाँ पे वर्ड क्लियर कर लो बेटा। ऑप्शन खरीदने के लिए प्रेशर नहीं है, मर्जी है। जैसे मैं बोल दूं अपने क्लास में, राहुल तू सीए सॉल्यूशन के शेयर्स आज 100 रुपये का है, पर 1 महीने बाद तू ये शेयर्स 105 रुपये में खरीद सकता है, ये तेरे लिए ऑप्शन है।
एक महीने बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सीए सॉल्यूशन का शेयर्स तेरे लिए 105 रुपये में अवेलेबल होगा, तो खरीदे या नहीं खरीदे वो तेरी मर्जी है। तो ये ऑब्लिगेशन नहीं है, तेरे को एक ऑप्शन दिया गया है खरीदने का फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। सर इसका रिवर्स कर दो, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बेचने के ऑप्शन को क्या बोलते हैं? पुट ऑप्शन। खरीदने के ऑप्शन को कॉल ऑप्शन और बेचने के पॉइंट ऑफर को पुट ऑप्शन। और जिस पर्टिकुलर प्राइस पे ये खरीदा या बेचा जाता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। फटाफट देखिए बेटा, कॉल ऑप्शन ये एक राइट दिया जाता है इन्वेस्टर को, ऑब्लिगेशन नहीं होती। फ्यूचर में एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे इतने प्राइस में आपको शेयर्स मिल जाएगा, आपके पास ऑप्शन है, दिल करे तो लो और दिल करे तो मत लो। जिस प्राइस पे डील होगी इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जी सर, पुट ऑप्शन में भी इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम में इतने प्राइस पे चीज बेच सकते हैं, ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? पुट ऑप्शन। क्लोज प्राइस, जिस प्राइस पे मार्केट क्लोज होती है एक पर्टिकुलर डे पे, जिसमें क्लोज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। कैपिटल बस्टिंग आपको पता है, मैंने कोई कैपिटल खर्चा किया है, कैपिटल खर्चा किया है बेटा, पैसे मोटे लगाने से पहले सोचना है, बाद में सोचना है। मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया मुझे मशीन लगानी है, मशीन लगाने से पहले सोचूंगा या बाद में सोचूंगा? बेटा पहले सोचना है, कैपिटल बजटिंग कहलाता है। कैपिटल एक प्लानिंग करना, कोई बड़ा खर्चा करने से पहले प्लानिंग करना क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग। और इसमें हम पता है क्या करते हैं, हम ये एसेट बाय करने में फ़ायदा है या इस एसेट को लीज पे लेने में फ़ायदा है, तो हम क्या करते हैं, कितना पैसा हमारा जाएगा आउटफ्लो और कितना पैसा हमें आएगा इनफ्लो। आउटफ्लो इनफ्लो को दोनों ऑप्शंस में हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर हम अच्छा ऑप्शन ढूंढते हैं कि बाय में फ़ायदा है या लीज में फ़ायदा है। इसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। जी सर, कैपिटल गेन यील्ड क्या होता है? यील्ड होती है बेटा इनकम। जैसे मान लो आपने कोई 100 रुपये का एक शेयर लिया और आपने 110 रुपये का बेच दिया, तो उसने तो आपको क्या कमा के दिया? 10 रुपये कमा के दिया। कितने रुपए पे कमा के दिया? 100 रुपये पे कमा के दिया। तो 10 डिवाइड बाई 100, ये आ गई आपकी कैपिटल गेन यील्ड। ये क्या आ गई? आपकी यील्ड, रिटर्न आ गई बेटा। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मार्केट में जिसमें सिक्योरिटीज एंड स्टॉक शेयर्स ट्रेड होते हैं, इसको कैपिटल मार्केट बोला जाता है। कैश बजट आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट पीरियड आपका होमवर्क आप कर सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस हमारा ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कमर्शियल पेपर क्या होता है? इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कमर्शियल पेपर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा क्योंकि ये टर्म ऐसी है, खुद पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर एक, जो मैं बात बोलूँ ध्यान सुनो बेटा, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले होते हैं। सर नहीं समझ में आया? पहली बात तो ये टुच्चू पुच्चू कंपनी तो इसको जारी नहीं कर सकती। अनसिक्योर्ड, मैं बदले में सिक्योरिटी नहीं दूंगा और फिर भी लोग मुझे पैसे देंगे, ऐसा किसके साथ होता है बेटा? जिसकी मार्केट में गुडविल होती है, जिसके मार्केट में रैंक होती है, जिसके मार्केट में इज्जत होती है, वही लोग कमर्शियल पेपर जारी कर सकते हैं। मैं सीए सॉल्यूशन रोहतक की सबसे फेमस कंपनी हूँ, सभी लोगों को पता है। सीए सॉल्यूशन कंपनी जिससे पैसा ले लेती है और जो कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनती, पैसा टाइम से देती है, ऐसा मार्केट में मेरा नाम है। तो बेटा मैं किसी भी टाइम अगर मुझे मार्केट से पैसे उठाने हैं तो मुझे बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, मैं एक पेपर पे लिख के मार्केट में कमर्शियल पेपर लिख के जारी कर दूंगा। मैं वेद सोनी, रिलायंस कंपनी, सॉरी सीए सॉल्यूशन कंपनी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। मैं बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दूंगा, बट आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट दे दूंगा। लोग बेटा मेरे से कुछ नहीं मांगे, फटाफट जितने पैसे मैंने मांगे हैं उतने पैसे मुझे दे देंगे। और सर कल को आप इनके पैसे ना दो तो ना दो तो ना दो, क्योंकि कमर्शियल पेपर तो आपको पता है अनसिक्योर्ड होते हैं। बट बेटा ये लोग, वही लोग कमर्शियल पेपर जारी कर सकते हैं जिनकी मार्केट के अंदर गुडविल अच्छी होती है। दूसरी बात, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कम से कम 7 दिन के लिए कमर्शियल पेपर जारी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 365 दिन के लिए जारी होता है। इट मीन्स 1 साल से ज़्यादा की कमर्शियल पेपर जारी नहीं होती। तीसरी बात, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। चौथी बात, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए होते हैं। और पाँचवीं बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पर हाई होता है। जब मैं बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा तो सामने वाले का पैसा मर भी तो सकता है ना, तो जब रिस्क है तो बेटा रिटर्न भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। इसको कमर्शियल पेपर बोलते हैं। बिना किसी सिक्योरिटी दिए मार्केट में से पैसा उठा लेना अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, इसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। अरे रूटीन में तुम्हारे मम्मी पापा इसको यूज़ करते हैं। कईयों की फैमिली तो ऐसी होती है, मार्केट में पूरा घूमने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता। मैं वेद सोनी, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, पूरी मार्केट में चक्कर काट लिए, सबको बोल दिया 10,000 रुपये दे दो, किसी ने पैसा नहीं दिया। क्या बोले? सिक्योरिटी दे तो पैसा मिलेगा। एक दूसरा बंदा, मान लो राहुल ने क्लास में, राहुल ने फ़ोन किया, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। एक बार बोला था,
फेसबुक पे मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, घर पे देने वालों की लाइन लगी, बदले में कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। फ़र्क किस बात का है? फ़र्क किस बात का? लेन देन का फ़र्क है। जिसका लेन देन अच्छा है, जिसकी गुडविल अच्छी है, उसको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती, धड़ाधड़ पैसा आता है। इसी को बोलते हैं कमर्शियल पेपर। क्लियर? जी सर। तो अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है और प्रोमिसरी नोट है। बड़ी बड़ी फर्म्स इसको जारी करती हैं। और ध्यान दें, ये छोटे मोटे पैसे के लिए जारी नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिख रखा है 1 लाख और मोर, प्रैक्टिकली बेटा अब ये 5 लाख और इससे ज़्यादा में चलता है। 5 लाख इससे ज़्यादा के लिए ही कमर्शियल पेपर जारी किए जाते हैं, कम के लिए जारी नहीं किए जाते। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बेटा कमर्शियल पेपर समझ में आ चुका होगा जी। अब बात आती है सर कमोडिटी क्या है। जैसे शेयर्स बेटा, शेयर्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के अंदर नेचुरल जो गुड्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी डीलिंग होती है। शेयर्स की तरह आजकल कमोडिटी भी क्या होनी स्टार्ट होगी, ट्रेड होनी स्टार्ट होगी। इसको क्या बोलते हैं? कमोडिटी बोलते हैं जी सर। अब बात आती है कन्वर्टेबल सिक्योरिटी क्या होती है। आज मैंने डिवेंचर जारी किए, आपको डर लग रहा है कि डिवेंचर तो फायदे की नहीं, मेरे को तो शेयर मिलने चाहिए थे। कई बार कंपनी क्या करती है, आपको ऑप्शन देती है कि ये है तो डिवेंचर्स, लेकिन चाहें तो आप इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैंने आपको जारी तो किए हैं शेयर्स, लेकिन आप चाहें तो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? डिवेंचर्स के अंदर। ध्यान दें, ये ऑप्शन बाद में नहीं दिया जाता बेटा, ये ऑप्शन बाद में नहीं डाला जा सकता, हमेशा ये ऑप्शन पहले दिया जाता है। जारी करते टाइम ही कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? इशू करते टाइम आपको ऑप्शन दिया जाएगा, दिल करे तो इतने पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। अब बात आती है कॉन्सोलिडेशन क्या है। मैं एक कंपनी हूं, आप एक कंपनी हैं। अगर मैंने आपकी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, आप एक कंपनी, मैं भी एक कंपनी, मैंने आपकी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर्स अगर मैंने खरीद रखे हैं, तो मेरा आपकी कंपनी में होल्ड आ गया, मेरा आपकी कंपनी में हवा चलती है, क्योंकि मैंने आपकी आधे से ज़्यादा शेयर कैपिटल को कब्जा रखा है, ले रखा है। तो मैं कहलाऊंगी होल्डिंग कंपनी और आप कहलाएंगे सब्सिडरी कंपनी। जिसके शेयर्स ले रखे हैं सब्सिडरी कंपनी, जिसने ले रखे हैं वो होल्डिंग कंपनी, जिसका होल्ड आया है होल्डिंग, जिस पे होल्ड आया है सब्सिडरी। अब हमारा एक्ट क्या बोलता है, अगर कोई होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है तो इसको अपनी अलग अलग बैलेंस शीट तो बनानी ही बनानी, अपनी अलग अलग P&L तो बनाने ही बनाने, इनको एक कॉमन भी बनाना है। जब दोनों कंपनी मिलके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं, उसको कॉन्सोलिडेशन वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कॉन्सोलिडेशन। जब एक होल्डिंग और सब्सिडरी मिलके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, इसको बोला जाता है कॉन्सोलिडेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्सोलिडेशन जी सर। क्रेडिटर आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डिवेंचर्स हो जाएंगे पढ़ते ही, डेटर हो जाएंगे। डिफेंसिव स्टॉक क्या होता है? इंपॉर्टेंट है डिफेंसिव स्टॉक। आप लोगों ने सीए सॉल्यूशन में पैसा लगाया, आप लोगों को नुकसान हो गया। आप लोगों ने एमए सॉल्यूशन के अंदर पैसा लगाया, आप लोगों को फायदा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन कम हुआ, लेकिन फायदा तो हुआ ना। कुछ लोग क्या करते हैं, रिटर्न तो कम देते हैं पर लॉस कभी नहीं होने देते, उसको बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक। मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें पैसा लगाओगे तो हमेशा फायदा ही फायदा होगा, वो कम रेट ऑफ रिटर्न देते हैं लेकिन देंगे हमेशा फायदा। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई नुकसान क्यों करना है, जब थोड़ा बहुत कमाना ही है तो इस कंपनी में लगा दो जहां हमेशा फायदा ही फायदा आता है। डिफेंसिव स्टॉक नाम समझ लेना, जो एक स्टेबल रिटर्न देता है, कितना भी डाउन टर्न क्यों ना हो, कितना भी नुकसान मार्केट में क्यों ना हो जाए, तुम्हें फायदा ही देगा। इसको बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक। ए स्टॉक दैट प्रोवाइड है, जो आपको कॉन्स्टेंट डिविडेंड देता है, जो आपको स्टेबल अर्निंग देता है, इवन द पीरियड ऑफ डाउन टर्न, लॉकडाउन के दौरान भी आपको डिविडेंड दिया जाएगा। सर इसको बोलते हैं खतरों का खिलाड़ी जी। डिफेंसिव स्टॉक मतलब खतरों का खिलाड़ी, जो आपको रिटर्न्स देगा ही देगा। ऐसी कंपनी हाईली सक्सेस कंपनी होती है। डेप्रिसिएशन बेटा आपको पता है, मैं कराऊंगा नहीं, इस पर लिखिएगा होमवर्क, ये बहुत कॉमन टर्म है आप लोगों के लिए। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव बेटा फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए, जैसे कॉल ऑप्शन बताया था बेटा, वो डेरिवेटिव्स में यूज़ होता है, वो कोई अलग नहीं है। फ्यूचर में किसी चीज़ को खरीदने का ऑप्शन और बिना डिलीवरी के, एक होता है बेटा जैसे मैंने बाय कर लिया, आपने सेल कर दिया, तो आप जो मैंने बाय किया है, जो आपने सेल किया, उसकी डिलीवरी मेरे पास आएगी। अरे मजे की बात है, डिलीवरी देने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ प्राइस में लेन देन करना, पैसे में खेलना, बिना एक्चुअल सेटलमेंट किए, बिना एक्चुअल डिलीवरी किए, इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। मैं फ्यूचर में इतने रुपए में तेरे शेयर इस भाव खरीदूंगा, उस दिन जो भाव चल रहा है उसमें मेरे को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस भाव के डिफरेंस को सेट कर देना, भाव के डिफरेंस को सेट कर देना क्या कहलाता है? डेरिवेटिव्स कहलाता है। ये स्टॉक मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में, गोल्ड में खूब चलता है डेरिवेटिव। जो लोग, जिसको सट्टा बोलते हैं बेटा, जो भाव पे पैसा लगाते हैं, मैंने भाव डन कर लिया, आज मैंने खरीद लिया भाव 25,000 रुपये के हिसाब से, और कुछ दिन बाद ही भाव बढ़ के हो गया 27,000, तो अब मेरे पास एक्चुअल में सेट नहीं आएगी,
सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा, जो 2,000 रुपये का फ़ायदा मुझे हुआ है। इस टर्म को अगर आपको और ईजी समझना है, प्रॉपर्टी डीलर आपने देखे होंगे मार्केट में होते हैं, ये प्लॉट का भाव करते हैं, प्लॉट एक्चुअल में खरीदते नहीं, प्लॉट का बयाना एडवांस दे के प्लॉट को ले लेते हैं। मीनवाइल कोई कस्टमर ढूंढते हैं, उस कस्टमर को प्लॉट सेल कर देते हैं और बीच में जो मार्जिन बचता है वो अपना ले जाते हैं, उसको भी डेरिवेटिव ही बोला जाता है। जी सर। अब वर्ड आता है डाइवर्सिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन। बेटा एक कंपनी में पैसा ना लगा के कई कंपनियों में पैसा लगाना, डाइवर्सिफाई, फैला फैला के पैसा लगाना। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो घर वाले बोलते हैं एक जेब में पैसा नहीं रखना चाहिए, क्या पता वो जेब कट जाए, तो कई जगह आपको पैसे रखने चाहिए। सभी जगह एकदम कट जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं होता, हाँ बहुत ही फूटे कर्म हो तो क्या पता ऐसा हो भी जाए। तो सेम चीज़ मार्केट में होता है, एक पे ट्रस्ट करके सारा पैसा एक पे मत लगाओ, फैला फैला के पैसा लगाओ। कुछ इस कंपनी में, कुछ इस कंपनी में, कुछ इस कंपनी में, नुकसान होगा तो एक ही हो जाएगा, बाकी तो कम से कम बच जाएगा। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, फैला के पैसा लगाना। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? जी सर। अब आता है डिविडेंड क्या है। कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, हमारे पैसे से कंपनी कमाती है और बदले में हमें कुछ पैसा बांटती है, जिसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड को एक लाइन में बोलना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर नोन एज डिविडेंड। जी सर। इक्विटी का मतलब आपको पता है बेटा, वो होमवर्क में हो जाएगा। एक्सचेंज रेट क्या है, इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? $1 72 रुपीज़। अगर मेरे को डॉलर चाहिए तो मुझे 72 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर मेरे पास $1 आएगा। इतने एक करेंसी के बदले में कितनी करेंसी आएगी, इस रेट को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट बोलते हैं। कितनी नंबर ऑफ यूनिट मुझे देनी पड़ेंगी किसी पर्टिकुलर करेंसी को लेने के लिए, इसको क्या बोला जाता है? एक्सचेंज रेट बोला जाता है। फेस वैल्यू कुछ नहीं, पार वैल्यू को फेस वैल्यू बोला जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी पे आपको सॉरी इंपॉर्टेंट लीजिए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी नाम चेंज कर दिया बेटा, ब्रोकर जैसा ही होता है। ये एक लिंक एस्टेब्लिश करता है। वो लिंक कैसा भी हो सकता है, चाहे आपके पास पैसे नहीं तो आपको पैसे प्रोवाइड करा देगा, आपको डील करनी है तो वो आपको डील करनी सिखा देगा। अल्टीमेटली इसको चीज़ बेचनी है और इसको चीज़ खरीदनी है, इन दोनों के बीच में जो लिंक एस्टेब्लिश करता है उसको इंटरमीडियरी, बीच वाला बंदा बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम इसको ब्रोकर और दलाल बोलते हैं, और टेक्निकल वर्ड में इसको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। जैसे कि आप देखेंगे मीनिंग में क्या लिख रखा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इज बेसिकली पार्टी। ये कोई पार्टी है या कोई पर्सन है जो लिंक एस्टेब्लिश करता है किसके बीच में? जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और जो सिक्योरिटी यूज कर रहा है, खरीद रहा है, इन दोनों के बीच में लिंक बनाना है, किसका काम है? फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम है। सर गवर्नमेंट बॉन्ड, एक गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बेटा गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स जारी करती है, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल सकते हैं। ये हाईली सिक्योर्ड होते हैं कि गवर्नमेंट, भारत सरकार अगर बॉन्ड जारी करती है तो उसमें पैसा मरने की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। अब टर्म आती है हेज, इंपॉर्टेंट है बेटा, हेज। हेज मैंने बेटा फॉरेन से 1 लाख रुपए, सॉरी रुपए नहीं बोलूँगा, मैंने फॉरेन से एक मशीन इंपोर्ट करी। ध्यान सुनिए, मैंने फॉरेन से एक प्लांट एंड मशीनरी मंगवाई जिसकी पेमेंट मुझे 2 महीने बाद डॉलर में करनी है। $2 लाख की पेमेंट मुझे करनी है 2 महीने बाद। अब डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे जाता है। मुझे पेमेंट आज नहीं करनी, 2 महीने बाद करनी है। मशीन मेरे पास आज आ चुकी है, बट मैं चिंता में हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। अगर भाव बढ़ गया तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, इस चिंता को कम करना ही हेज कहलाता है। ध्यान सुनिए, इस चिंता को कम करना हेज कहलाता है। मैं जाऊँगा किसी बैंक के पास या किसी डीलर के पास और क्या बोलूँगा, मेरा 2 महीने बाद जो मुझे भाव करना है, जो पेमेंट करनी है, उसका भाव आज फिक्स कर लो। आज जो रेट फिक्स कर लेंगे, 2 महीने बाद चाहे बढ़े और चाहे घटे, मैं तो इसी रुपए इतने की पेमेंट करूँगा। घटेगा तो मेरा फ़ायदा, और सॉरी घटेगा तो मेरा नुकसान, और बढ़ेगा तो मेरा फ़ायदा। जी सर। हेज को अगर और सिंपल वर्ड्स में समझना है, फ्यूचर में जो आपको पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में, उसका भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये चिंता आपके दिमाग में रहती है। कभी मेरा नुकसान ना हो जाए, तो कभी मेरा नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान को एक लिमिट तक सेट कर देना क्या कहलाता है? हेज कहलाता है। तो हेज का एक स्ट्रेटजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हेज बोलते हैं। जी सर। होल्डिंग पीरियड जैसा नाम से दिख रहा है, कितने टाइम के लिए आपने एसेट आपके पास होल्ड करके रखी, इसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग पीरियड। मैंने एक घर लिया और उसको 4 साल यूज़ करके बेच दिया, 4 साल बाद बेच दिया, तो कोई पूछे होल्डिंग पीरियड कितना, तो हम क्या बोलेंगे? 4 साल। जितने टाइम के लिए आपने उसको अपने पास रखा उसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। जी सर। इनकम स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा डिफेंसिव स्टॉक, ब्लू चिप और इनकम स्टॉक, ये एक जैसी टर्म है। मैंने 3 टर्म बोली हैं। ब्लू चिप बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी, डिफेंसिव स्टॉक खतरों का खिलाड़ी जो आपको रिटर्न देता ही देता है, चाहे कम क्यों ना दे। इनकम स्टॉक जो आपको हमेशा रिटर्न देंगे और कम रेट से नहीं, हायर रेट से देंगे, इसको बोलता है इनकम स्टॉक।
ये मार्केट के अंदर इनका सॉलिड रिकॉर्ड होता है, सॉलिड रिकॉर्ड होता है कि उस कंपनी के शेयर्स पे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा और बढ़िया पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि डिफेंसिव की तरह थोड़ा बहुत मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं इनकम स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक में भी पैसा आता है, इनकम स्टॉक में भी पैसा आता है, डिफेंसिव में पैसा कम आता है, बट इनकम स्टॉक में अच्छा खासा पैसा आता है। इन शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। अब वर्ड आता है इंडेक्स। क्या है वर्ड? क्या बेटा? इंडेक्स क्या है? मार्केट का रुझान को, इंडिकेटर वर्ड से बना है इंडेक्स। इंडिकेटर क्या होता है? रुझान। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है, इस चीज़ को शो करने के लिए जो टॉप कंपनी होती हैं उनमें क्या रहा है, जो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं, इसको इंडेक्स बोला जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स आपने वर्ड सुन रखा है, निफ्टी आपने वर्ड सुन रखा है। निफ्टी टॉप 50 कंपनी में क्या चला और सेंसेक्स 100 कंपनी में क्या चला, उसका एक इंडिकेटर होता है। मोटा मोटा मार्केट में क्या हुआ और क्या नहीं, इसको बोलते हैं इंडेक्स। एक मेजरमेंट, एक इंडेक्स क्या? एक मेजरमेंट, किसी चीज़ का चेंज का मेजरमेंट कि इकोनॉमी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ऊपर गया है या नीचे आया है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना पब्लिक ऑफर लेके आती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ बोला जाता है। सर जब बाद में ऑफर लेके आते हैं उसको एफपीओ बोला जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ, एफपीओ, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। जी सर। इंटरनेट ट्रेडिंग क्या होता है बेटा? जहां पे इंटरनेट को यूज करके, इंटरनेट को प्लेटफॉर्म बना के चीज़ों की सेल परचेज की जाती है, उसको इंटरनेट ट्रेडिंग बोला जाता है। मैं कहूँ आज के टाइम पे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी क्या है? इंटरनेट बेस्ड है, मान्यता प्राप्त है, वैध है, इसको बोला जाता है इंटरनेट ट्रेडिंग। जी सर। अब आता है लिमिट ऑर्डर। क्या है? सर हम थक गए, तुम थक गए, मैं नहीं थका। चीज़ें सीखने की हैं, जिंदगी भर काम आएंगी। लिमिट ऑर्डर, नाम पकड़ लिया करो, लिमिट ऑर्डर। लिमिट, इससे इस एक प्राइस सेट कर देना, इस प्राइस से ज़्यादा पे ये चीज़ बिकेगी नहीं, लिमिट लगा दी। इस प्राइस से ज़्यादा पे ये चीज़ नहीं बिक सकती। एन ऑर्डर टू बाय और सेल ए शेयर एट ए स्पेसिफाइड, जहाँ प्राइस को सेट करके लिमिट लगा दी जाती है, उसका लिमिट ऑर्डर बोला जाता है। सर लिक्विडेशन क्या होता है? जब किसी कंपनी की एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को चुकता करके कंपनी को बंद कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विडेशन स्टार्ट होना। जब कंपनी की एसेट्स को बेचना स्टार्ट कर दिया जाता है, एसेट्स से जो पैसा आता है इसे लायबिलिटी चुकता करनी स्टार्ट की जाती है, और ऐसी सिचुएशन जो पैसा, जो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कंपनी को मारने की प्रोसेस स्टार्ट करना क्या कहलाता है? लिक्विडेशन। कंपनी को खत्म करना क्या कहलाता है? लिक्विडेशन। जिस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं उसको लिस्टेड स्टॉक बोला जाता है, जिस कंपनी के शेयर्स अनलिस्टेड है उसको अनलिस्टेड स्टॉक बोला जाता है। सर मार्केट कैप क्या है? सीए सॉल्यूशन के कितने शेयर हैं? 1000 शेयर है। मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 50। 1000 गुना 50 जो आया ये मार्केट कैप बोलते हैं। जितने मेरे शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर, जो टोटल निकल के आया इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट कैपिटलाइजेशन। जी सर। अब बात आती है म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अगर मुझे लगता है मैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता, तो मुझे खुद से पैसा लगा के लॉस करना नहीं चाहिए। मार्केट के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं, मार्केट के अंदर कुछ एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, इनको पूरी मार्केट की नॉलेज होती है। ये एक्सपर्ट ग्रुप होता है, मैं पैसे इनको पकड़ाता हूँ, ये अपने दिमाग से मेरे पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस पैसे से पैसा कमाते हैं और फिर मुझे पैसा कमा के देते हैं। इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, खुद पैसा लगाएंगे तो मार खाएंगे, म्यूचुअल फंड में कभी भी मार नहीं खाते। ये एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो कमा के दे ही देंगे, इसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है। वन साइड मार्केट, जहां या तो सिर्फ सेलर है या सिर्फ बायर है, दोनों का होने बिना मार्केट नहीं बन सकती। तो वन साइड मार्केट क्या है? सभी जमीनें बेच रहे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। दूसरी मार्केट खरीदने के लिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन बेच कोई भी नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलता है? वन साइड मार्केट बोला जाता है। अब आया आउट ऑफ द मनी। क्या होता है? ओटीएम। वैसे तो बेटा 3 टर्म होती हैं, यहाँ पे बताई एक है, पता नहीं क्यों। आईटीएम होता है, एटीएम होता है, ओटीएम होता है। सर क्या? आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आईटीएम होता है इन द मनी, एटीएम होता है एट द मनी, और ओटीएम होता है आउट द मनी। बेटा फटाफट फ्लो में याद करो, आईटीएम इन द मनी, एटीएम एट द मनी और ओटीएम आउट द मनी। सर ये है क्या बेटा? बट 10,800 का मान लो प्राइस चल रहा है, 10,800 से नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो ये क्या है? इन द मनी। 10,800 के इक्वल टू प्राइस चल रहा है तो एट द मनी, और 10,800 से ऊपर चल रहा है तो आउट द मनी। ये सिचुएशंस है बेटा 3, जिनको अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। अब सवाल आता है पोर्टफोलियो क्या है? मेरे पास रिलायंस कंपनी के भी शेयर हैं, टाटा कंपनी के भी शेयर्स हैं, स्टील कंपनी के भी शेयर्स हैं, मित्तल कंपनी के भी शेयर्स हैं, कई सारी कंपनियों के शेयर्स को इकट्ठा कर दे, इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो।
क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो। सारी इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद एक बंडल के रूप में क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। ए पोर्टफोलियो में इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारी सिक्योरिटीज को इकट्ठा कर देना क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। जी सर। अब चुटमुट आगे बेटा, प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है, मार्केट में बेटा ट्रेडिंग होती है 9:15 से लेके 3:30 तक। शेयर मार्केट में डील कब से कब तक चलती है, 9:15 पे एग्जैक्ट मार्केट खुलती है, 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाती है। तो 9 से लेके 9:15 तक कोई डीलिंग नहीं होती, लेकिन मार्केट ओपन होती है। इसको प्री ओपनिंग सेशन बोला जाता है। इसमें एंट्री वेंट्री करना, मॉडिफिकेशन करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं। इसको बोलते हैं प्री ओपनिंग सेशन। सर प्राइस अर्निंग रेशियो का यहाँ एक फॉर्मूला दे रखा है, जो प्रॉफिट आपने कमाया है मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर अगर कर देंगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगी। एक फॉर्मूला है, इसके अंदर याद करने का ऐसा कुछ नहीं था। कॉल ऑप्शन फ्यूचर में परचेज करने का राइट था, पुट ऑप्शन फ्यूचर में सेल करने का राइट होता है, यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या, जो पैसा आपने लगाया उसके ऊपर आपने क्या कमाओगे, इसको परसेंटेज में निकालना ROI कहलाता है। जो पैसा मैंने लगाया उसमें कितना पैसा मुझे कितने टाइम के अंदर किस परसेंटेज पे मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न की रेट। रिस्क क्या है, जो मैंने सोचा था अगर वैसा ना हो पाए, इसी को रिस्क बोलते हैं। सर जो सोचा था ज्यादा मिल गया, इसको रिस्क नहीं बोलते। जो सोचा था उससे कम रह जाना क्या कहलाता है, रिस्क कहलाता है। तो रिस्क को टेक्निकली कैसे याद करना है, एक चांस ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपकी एक्चुअल रिटर्न रिड्यूस कम रह जाती है, किसे, जो कैलकुलेट की थी, कैलकुलेट जो सोचा था उससे कम रह जाना क्या कहलाता है, रिस्क कहला जाता है। और ये चांस होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सिक्योरिटी आप लोगों को पता है, स्ट्राइक प्राइस बताया था। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में फ्यूचर में किस पॉइंट ऑफ टाइम, किस प्राइस पे आपको कॉल और या पुट करने का जो ऑप्शन दिया जाता है, जिस ऑप्शन प्राइस पे दिया जाता है उसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। शेयर्स के बंडल को स्टॉक बोलते हैं, और बंडल को तोड़ के अगर टुकड़े बना दिए जाए इसको शेयर्स बोला जाता है। स्टॉक स्प्लिट आप कर सकते हैं। शेयर स्टॉक स्प्लिट का सिंपल मतलब बेटा स्टॉक को तोड़ देना क्या कहलाता है, स्टॉक स्प्लिट कहलाता है। थिन मार्केट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, थिन मार्केट जहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं बाय और सेल करने के लिए, जहाँ मार्केट में ट्रेडिंग होती ही नहीं है, इसको थिन मार्केट बोला जाता है। बेटा ये मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है, जब कोई खरीदने ही नहीं आएगा तो मुझे सस्ते में निकालना पड़ेगा। बेटा मैं मंडी से आम लेके आया 100 किलो और सुबह मैंने प्राइस लिखा 100 रुपये किलो आम, 100 रुपये किलो, कोई खरीद नहीं आ रहा। धीरे धीरे मैं 60 पे आ जाऊँगा, 50 पे आ जाऊँगा, कोई खरीद नहीं तो सड़ जाएंगे आम। तो जहाँ नंबर ऑफ बायर और सेलर, सॉरी नंबर ऑफ बायर नहीं होते हैं, इसको थिन मार्केट बोला जाता है। यहाँ पे जो प्राइस होता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है, बट जहाँ पे ज़बरदस्त बायर होते हैं वहाँ पे प्राइस ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता, क्योंकि पता है ये नहीं लेगा तो कोई दूसरा लेगा, चीज़ तो बिक ही जानी है। उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट। एक होती है थिन मार्केट, एक होती है स्ट्रॉन्ग मार्केट। जी सर। ट्रेडिंग सेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और 3:30 पे ट्रेडिंग क्लोज हो जाती है। सर यील्ड की हिंदी बताओ, रिटर्न। रिटर्न को ही परसेंटेज में बताना क्या कहलाता है, यील्ड कहलाता है। अब आता है यील्ड टू कॉल क्या है। यील्ड टू कॉल YTC क्या है, किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले। देखो बेटा बॉन्ड क्या होते हैं, कई साल के लिए होते हैं। मान लो 5 साल के लिए आपने कोई बॉन्ड खरीद लिया, पर आपने 4.5 साल में, 4 साल में उसको कैश में रियलाइज करवा लिया, तो आज मेरे को इस बॉन्ड पे क्या रियलाइज हुआ है, इसको बोलते हैं यील्ड टू कॉल। पहले कॉल करना मतलब मैच्योरिटी से पहले ही कॉल करने पर मेरे को जितनी रिटर्न मिली है इसकी परसेंटेज निकालना कहलाता है यील्ड टू कॉल। जी सर। और हमारी लास्ट टर्म आगे बेटा क्या, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। जीरो कूपन क्यों बोला इसको, इसमें बीच में कुछ नहीं दिया जाता आपको, ये हाईली डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं मार्केट में आपको आवाज़ आई 10,000 रुपये के बदले 1 लाख ले लो, 10,000 रुपये के बदले 1 लाख ले लो, ऐसा गली में कोई चिल्ला रहा है, मैं फटाफट उसके पास जाऊँगा, मैं कहूँगा पकड़ 10,000 रुपये और दे मुझे 1 लाख, दे मुझे 1 लाख। वो क्या बोलेगा, 10,000 तो मैंने आज ले लिए, 25 साल बाद 1 लाख रुपये ले लियो। मैंने कहा बीच में, कहता बीच में कुछ नहीं मिलेगा। हाईली डिस्काउंटेड बॉन्ड जो आधे डिस्काउंट पे इशू होते हैं और बीच में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, जो मिलेगा सीधा मैच्योरिटी पे मिलेगा, इसको बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। जी बेटा, आज की इस वीडियो को हम ओवर करेंगे। हमने जो टारगेट तय किया था वो हमने पूरा किया। वीडियो को बार बार अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लेबैक करके देखना है, नहीं तो बेटा बहुत अंडरस्टैंडिंग और इजीली हमने टर्म्स को अंडरस्टैंड किया है। फटाफट अगर हम कुछ चीज़ों को रिवाइज करें, बियर दबाना, बुल मार्केट का ऊपर जाना, बास्केट ट्रेडिंग इकट्ठा लॉट में ट्रेडिंग करना, कॉल ऑप्शन फ्यूचर में किसी प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस पे खरीदने का ऑप्शन, पुट ऑप्शन फ्यूचर में किसी प्राइस पे बेचने का ऑप्शन, हेज एक ऐसे हेज सर ने बताया था, एक ऐसी स्ट्रेटजी में हम अपना रिस्क को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट
एक रेट, एक करेंसी की कितनी यूनिट देके मुझे दूसरी करेंसी की कितनी यूनिट मिलेंगी, तो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोला जाता है। अमोटाइज, एक्सपेंस को ओवर द टाइम यूज़ करना क्या कहलाता है, अमोटाइज वर्ड कहलाता है। एप्रिशिएशन, वैल्यू में बढ़ना, डेप्रिशिएशन वैल्यू में डिक्रीज होना। आस्क, बिड, बिड परचेज रेट, आस्क सेल रेट, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस। तो बेटा ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ने के बाद दिमाग में सेट हो जाती हैं और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से निकल के आएगा, वो आपको अच्छे तरीके से पूरा कर लेना है। जी, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम सीखेंगे मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है। क्या सीखेंगे बेटा, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।